शुरू होने जा रहा है खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मुकदमा। जिंदगी का कारोबार चलता रहता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और अल्लाह ताला की कुदरत होती है कि इंसान को बाज़ औक़ात वो ऐसी सलाहियतें देता है कि जिनकी बदौलत वो कामयाबी और कामरानी की मनाजिल तय करता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ऐसे भी लोग इस दुनिया में आते हैं जिनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है, या फ्लैट फुटेड होते हैं, या हर्निया की प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसे दो स्पोर्ट्समैन हैं, एक फ्लैट फुटेड वो आया और छा गया, और एक ऐसे स्पोर्ट्समैन है पाकिस्तान के कि जिनको हर्निया की प्रॉब्लम थी और फिर उसके बाद वो वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियन बने। आज हम अपने शो में एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहे हैं, उनको इस बॉक्स में हम अपने सामने बिठाएंगे कि जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनका पूरा क्रिकेटिंग कैरियर अगर आप 1997 से लेकर देखें अब तक जब वो रिटायर हुए, उनका पूरा क्रिकेटिंग कैरियर सनसनीखेजी से भरपूर रहा है। और दुनिया के तेज तरीन बॉलर कि जिन्होंने वर्ल्ड कप 2003 में तेज तरीन गेंद फेंकी, हमारे आज के मेहमान इस बॉक्स में होंगे। हमारे इस मुकदमे के जज, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर, लेट्स वेलकम अवर जज मिस्टर कमर अहमद। और कमर अहमद के बाद वो बॉलर कि जिसने पाकिस्तान के लिए कारनामे सरअंजाम दिए और जिसकी तेज रफ्तार गेंदों से दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन खौफ खाते थे। आज इस मुकदमे में, इस बॉक्स में वो हमारे सवालात के जवाबात देंगे। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर, लेट्स वेलकम शोएब अख्तर। मुकदमे का आगाज करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारा मेहमान इस बॉक्स में आता है जो पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लेकर आया, पहले हम उसकी जिंदगी के हवाले से कुछ ना कुछ बातें करते हैं, उसे माजी के झरोकों में ले जाते हैं, उससे पूछते हैं कि अपने माजी के हवाले से। तो शोएब अख्तर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। शोएब, रावलपिंडी में आप पैदा हुए, 3 भाई, और लोग कहते हैं बड़ी दिलचस्प कहानी है कि आपका चौथा भाई जिसका नाम शोएब अख्तर था वो 1 साल का था, उसका इंतकाल हो गया, तो आपके वालिद मोहम्मद अख्तर ने उसका नाम शोएब अख्तर रखा। वो ऐसा आया कि छा गया। कैसे देखते हैं, हर इंसान की जिंदगी जिद्दोजहद से पुर होती है, आपने भी जिद्दोजहद से पुर जिंदगी गुजारी, आपके वालिद ने बड़ी मेहनत की, आपकी वालदा ने आपके लिए बेपनाह मुश्किलात मसाइब झेले। अपने अगर कैरियर के इब्तिदाई दिनों में जाएं, अपने बचपन की तरफ जाएं, रावलपिंडी का इलाका, शोएब कैसे देखता है इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मेरा बड़ा भाई था उसका नाम शोएब था। वो 1.5-2 साल की उम्र में वो चल पड़ा, और वो चल बसा। फिर उससे पहले थोड़ा सा कोई तकरीबन कोई 50-60 साल पहले लेके चले, जिसमें हमारी परदादी कि हाँ बड़े सारे मजजूब आया करते थे खाना खाने के लिए उनको, जैसे फकीर नहीं आते दरवाज़ों पे ऐसे। तो अक्सर कहा करती थी कि मेरे ख़ानदान में बेटों की कमी है, बहुत बेटियां हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है, लेकिन बेटे नहीं हैं, तो दुआ करें कि कोई बेटा हो। तो उसने कहा कि मेरी माँ उस वक्त 7-8 साल की थी, या 10 साल की होंगी मैक्सिमम। तो ये बैठी सुन रही है स्टोरी। तो मजूब ने कहा कि फिक्र ना कर बुढ़िया, तेरे ख़ानदान में बड़ा एक नामवर आदमी आएगा। तो नामवर आदमी आएगा? हाँ हाँ, वो मुल्क मुल्क घूमेगा भी, दुनिया उसको पहचानेगी भी, और उसको दुनिया जानेगी भी, और वो कुछ बड़ा काम करेगा। तो मेरी माँ 10 साल से लेके 40 साल तक यही सोचती थी वो बंदा कौन सा होगा। वो ये नहीं पता उसका अपना बेटा शोएब भी होगा। उस वक्त लाहौर गए, सिर्फ 25 रुपए थे आप दोनों के पास, आप और आपका दोस्त एजाज अरशद, आई थिंक दोनों 25 रुपए थे। आपकी दोस्ती हो गई तांगे वाले से, और आपको तांगे वाला अपने साथ ले गया, आपने उसके साथ बसर की, और आपने कहा कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और तुझसे मिलूंगा। नहीं जी, मैं पहले गन्ने वाले के साथ दोस्ती हुई, पिंडी क्लब के बाहर लगाता था। अच्छा। तो मैं मुझे गन्ने का जूस पिला, कहता है ठंडा पिएगा? मैं कहा हाँ। तो कहता है पैसे? मैं क्या, ये देख जरा। क्या देख रहा है? मैं कहा स्टार। कहता है अच्छा स्टार पाकिस्तान खेलेगा? मैं कहा हाँ। मैं कहा तू मुझे गन्ने का जूस पिला, मुझे ताकतवर कर, मैं पाकिस्तान खेल के दिखाऊंगा। उससे दोस्ती। फिर आगे आए टांगे वाले के साथ। मैंने कहा यार चाचा अजीज, यार मुझे माल रोड तक छोड़ना है यार, गढ़ी शाह से माल रोड बहुत दूर है।
कहता है क्यों? मैंने कहा स्टार। चेक कर जरा, स्टार है। अच्छा फिर पाकिस्तान खेलेगा? मैं कहा बिल्कुल खेलूंगा। मिलने आएगा? मैं कहा आऊंगा। 94 में ट्रायल हो गए, 250 लड़का, 300 लड़का, फिर शाम तक 500-600 लड़का हो गया। तो मैं मॉडल टाउन की नवाब के ग्राउंड में भाग रहा हूँ। जहीर भाई को तरस आ गया, कहते यार चल 2 बॉलें तू भी करा ले। 2 बॉलें क्या कराई कि एक के सर पे, एक की छाती पे। सिलेक्ट हो गया, 500 रुपया पीआई ने दिया जी। वाह जी वाह। अब कराची, द मोस्ट पिनिकल पॉइंट ऑफ माई लाइफ, वो मेरे उर्दू स्पीकिंग दोस्त हैं। अच्छा। अब आपको मैं जगह बता देता हूँ, आपके प्रोग्राम में कभी कहा नहीं पहले। मेरे जितने भी, ये लफ्ज मैं यूज नहीं करना चाहता, लेकिन वहाजर जितने भी दोस्त मेरे थे उर्दू स्पीकिंग थे, उन्होंने मुझे रखा फिर। अच्छा। अब 500 रुपया होता था, 500 रुपए में जगह कैसे करें कराची से शहर में, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करें, यूबीएल वो कोने मेरा, डिफेंस वो कोने मेरा, हसन स्क्वायर ये कोने मेरा। अब क्या करें? मैंने उनसे कहा यार कि मैं पाकिस्तान खेल जाऊंगा, मेरी मदद करो यार। कहते वो क्यों? मैंने कहा स्टार। चेक कर पहले, स्टार। कहता फिर एक काम कर, 93 के हालात बहुत मुश्किल तरीन थे कराची में, आपको याद होगा। यस। 93-94 के हालात बहुत मुश्किल है। तो कहते एक काम कर ले, उर्दू बोलना सीख ले। मैंने कहा वो तो मैंने बिल्कुल सीख लिया, मैं ऐसे बात करूंगा जैसे आप बात करते हो। कहता यार ये बहुत अच्छा है। अब जगह कौन सी है? 10 नंबर लियाकताबाद। अच्छा, लागू खतरनाक। खेत, हाँ। अलकरम, सराब गोट, और फिर मैंने मलीर, लांडी। अब हमारे पास जगह नहीं होती, शिफ्ट कर दे। तो जितने मेरे दोस्त थे उर्दू स्पीकिंग, कभी एक की तरफ ठहरा, कभी दूसरी की तरफ ठहरा, कभी हम ठहरे चित्रकालियों के साथ ठहरे। मेरे जितने भी उर्दू स्पीकिंग दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे, आज भी मेरे दोस्त हैं, आज भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, आज भी मेरे साथ ही हैं, आज भी उनको नौकरियां, रोजगार जो भी मुझसे हो सका मैंने किया उनके लिए। भूले नहीं आप उन्हें? नहीं, मैं आपको लगता हूँ भूलने वाला बंदा? सही। वैसे भूल जाता हूँ, माफ कर देता हूँ, मैं दिल में बदला नहीं रखता। अच्छा, मैं फिर वो मुझे हड़ताल हो जाए करे, फायरिंग हो रही है, मुझे मोटरसाइकिल में बिठाया, सराबकोट से नीचे से उतारा, यूबीएल पहुंचाया, पेट्रोल नहीं है, ये नहीं है, पान नहीं है, खाने को नहीं है। तो उनकी जो स्ट्रगल थी ना मेरे साथ उर्दू स्पीकिंग की, वो बहुत ज्यादा थी। उनकी मदद की वजह से मैं फिर वो 2 साल, बड़े मुश्किल 2 साल गुजारे। फिर मैं स्टार बन गया, मैं वापस आया, मैंने गन्ने वाले को मशीन लेके दी। मैं कहा मैं तुझे कहा था ना। कहता अच्छा। कहता जप्फी दे। कहा चल यहाँ बैठना। मैं भी कोलकाता टेस्ट मैच जिता के आया हुआ था, और तांगे वाला अजीज खान भी ना, मैं बैठा हूँ उनके साथ। तो कहता यहाँ बैठना थड़े पे। मैं कहा नहीं यार, लोग पहचानते हैं। कहता यार ये कमाल बात होगी शोएब, जब कुछ भी नहीं था तब तो यहाँ बैठ के पीता था, आज अगर तूने पैसे नहीं भी देने ना तो यहाँ बैठ के भी मेरी वो उजरत वापस कर यहाँ बैठ के। मैं उनके साथ बैठा, गन्ने का जूस पिया, पूरा सदर बाजार इकट्ठा हुआ। तो लोग आ रहे हैं, शोएब अख्तर तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा जी। फिर मैं 99 वर्ल्ड कप खेल के आया, तो अल्लाह नाम शब बना दिया था, लाहौर गए। लाहौर में वापस आया तो अजीज खान से मिला। मैं कहा चल अजीज अब यहाँ से निकलते हैं। अब मेरे को पैसा पूसा आ गया बहुत सारा। तो कहता यार वाकई तूने कर दिखाया यार, तू स्टार बन गया यार। यार ये तो फिल्मी स्टोरी होगी। तो मैंने कहा हाँ, ये स्टोरी कुछ ऐसी है मेरी जिंदगी की। तो मैंने कहा चल ना, निकलना, आज मैं तुझे अच्छी जगह खाना खिलाता हूँ, तुझे घर लेके देता हूँ, अच्छी जगह तुझे ठहराता हूँ। कहता नहीं, मर्द का बच्चा है ना, तो एक रात और गुजार मेरे साथ इधर, जहाँ पहले रात गुजारी थी, ट्रायल से पहले। ट्रायल से पहले मैंने फिर वो रात उसके साथ उधर ही गुजारी। पूरा स्टेशन लाहौर के गड़ी शाम घूमे, हमने गप्पे लगाई, मैंने उसको बताया मैं कोलकाता टेस्ट मैच कैसे खेला, मैंने ऐसे आउट किए, मैंने वैसे किए। पूरी आवाम मेरे साथ गठी हुई लाहौर की। तो बड़ा उसके साथ मैंने शुगर लगाया, फिर बड़ी याद कराई। फिर सुबह 5 बजे मैंने उससे कहा अच्छा अब रुखसत दे। मैंने कहा यार मेरे साथ चलना। फिर उसके बेटों का, फिर उसकी फैमिली का ख्याल रखा। तो बस अल्लाह खैर किया। ये इस तरह की कहानी। लेकिन फिर जब आप ट्रायल्स पे गए, आप शुरू से कॉन्फिडेंट थे कि मैंने कुछ बन के दिखाना है। जहीर अब्बास ने कहा हमारी टीम के लिए खेलो। मैं आपसे भी यही कह रहा हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल। जहीर अब्बास ने जब आपसे बात की कि खेलोगे मेरी टीम के लिए, तो आपने कहा हाँ आपके लिए भी खेलूंगा और फिर पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। तो वो हैरान हो गए। माजिद खान से जब आपकी बात हुई, माजिद खान को कहा एक दिन मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, तो माजिद खान ने कहा इस लड़के का सर जो इसके शोल्डर के साथ स्क्रू करो, ये कैसी बातें कर रहा है। यानी कि यू आर सो कॉन्फिडेंट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर कैरियर। मुझे हमेशा अपने पे हमेशा शक रहा है, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे कोई शक नहीं। मैंने जब भी मांगा बड़ी कन्विक्शन के साथ मांगा, और दुआएं कबूल तो सारी होती है, कुछ देर सवेर से होती है, लेकिन मेरी कभी कभी रोक टोक नहीं है मेरे मुझे स्पेशली, मैं सच्ची बात बताऊं। वो इसलिए कि मैं बाअदब था अपने माँ बाप का, मैं अपने बड़ों का बाअदब था। ये आप बात बखूबी जानते हैं मेरे साथ। बिल्कुल। मैं अपने बड़ों से बदतमीजी करने का कायल नहीं हूं, कभी भी नहीं रहा, आज भी नहीं था, पहले भी नहीं था, और मैं एक बाअदब रहा हूं। और मैंने आपको याद होगा कि कितने प्लेयर्स अपने सीनियर्स के साथ, जैसे आपको पता होगा कि कितने प्लेयरों ने कैसी कैसी बदतमीजियां कर रखी हैं। मेरे खिलाफ सबसे ज्यादा बात की जाती थी मीडिया पे, मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया इन टर्म्स ऑफ के यार के इन्होंने ये कहा मुझे, उसने ये कहा। लेकिन मैंने जब मांगा है अल्लाह की जात से, तो पूरी तरीके से मांगा है, जोर से मांगा है, हुस्ने जन से मांगा है, और मिला है, अल्लाह ताला ने दिया। लेकिन जब माजिद भाई आए थे ना खेलने, तो मैंने उनसे कहा सर मैं तो हूँ एक हीरो हूँ। हीरो है तू? मैं कहा हाँ सर, देखिए तो हीरो। माजिद खान को मेरे अंदर हमेशा से अल्लाह ने ऐसे कॉन्फिडेंस डाला हुआ है, सही। अब पता नहीं क्यों डाला हुआ। तो माजिद भाई से लेके ज़हीर भाई को मैंने डिपार्टमेंट छोड़ा। मैंने कहा देखिए जी आप अगर मुझे पैसे बढ़ाएंगे नहीं ना, 500 रुपया नहीं बढ़ाएंगे, तो मुझे छोड़ दें। तो कहते हैं कि अच्छा छोड़ देते हैं। तो कहता है कि खेलेगा पाकिस्तान? मैं कहा जी ये 500 रुपये है ना, ये मेरे 5 करोड़ रुपए की कमाई होगी एक दिन। और आपने करके दिखाया। मैंने कहा अच्छा 5 करोड़ की कमाई? हैरान हो गए ज़हीर भाई। वो छोड़ देगा? हाँ। मैं गया, अगले सीजन में आउट किए मैंने, 100 आउट किए, पाकिस्तान खेल गए। 96 में आप पाकिस्तानी टीम के साथ ए टीम के टूर पर गए। आगा जाहिद आपके कोच थे। बड़ा इंटरेस्ट, शुरू से शोएब शरारती था। आगा जाहिद जो थे वो लड़कों को अगर आपस में कोई सर भी टकरा दिया करते थे, और लड़कों को सख्ती करते थे कि शेव बना के आना और बिल्कुल फिट होके आना। वो क्या कहानी थी? शोएब अख्तर पर 55 पाउंड का फाइन हुआ और शोएब अख्तर आगा जाहिद की उन्होंने शेविंग किट ही गायब कर दी। वो क्या कहानी थी? यार अब क्या सारे अब राज आप आज ही पूछेंगे? चले बताना तो पड़ेगा। नहीं, बताना तो पड़ेगा। हाँ। यार आगा जाहिद साहब ना एक बहुत बड़ी हस्ती थी, उनसे 15 के 15 लड़के परेशान थे। अब मैं ये क्या है कि उनके खराब नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात सच है कि 15 लड़कों उनके खिलाफ कंप्लेंट की। अच्छा। कप्तान समेत सब ने लिख के दिया उनके खिलाफ, और सुबह उठते हैं शेव कराते हैं, शाम को 104 ओवर करके 3 घंटे फील्डिंग कराते थे, फिर शेव करो। वो शेव कर करके मुंह छोटे हो गए थे हमारे। कितनी शेव करें, 19 साल की उम्र में कितनी शेव आ जाती है। शेव करो। और मैं यार, मुझे जिस चीज से रोकोगे मैं वही काम करूंगा। मुझे जिस चीज से जो चीज करानी है मुझसे, कोई ये तुमने नहीं करनी, मैं करूंगा। मेरा उल्टा काम करता हूं मैं। अपोजिट। मैंने शेव छोड़ दी। मैंने कहा सर आप फाइन कर लें, जितनी डेली आप रोज ले लें। कहा तू मानेगा नहीं? मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। कहता क्यों? मैंने कहा दर्द होता है यार सुबह, आगा साहब दर्द होता है। और सुबह ब्लेड हो, तब के तो ब्लेड भी ऐसे ही थे, तो मैं नहीं कर सकता यार। फिर तो मैं नहीं करता था। अच्छा। तो फाइन पे फाइन, रोज $55 पाउंड रोज के फाइन होता था मुझे जितनी डेलियां मिलती वो सारी दे देता था, सारी फाइन। फिर 97 आता है, शोएब अख्तर। फिर 2 दिन की छुट्टी थी, टूर खत्म हो गया, मैंने बेहतरीन बॉलिंग की हुई, तो मुझे उन्होंने अनाउंस कर दिया कनाडा के लिए। तो 2 दिन की छुट्टी थी, सहारा कप के लिए। तो 2 दिन छुट्टी में चला गया लोग अपने दोस्तारों से मिलने, हीरो हो ना। तो मैं निकल गया, वापस आया तो उन्होंने कहा कि लो जी ये होटल से गायब था 2 दिन। मैं कहा सर छुट्टी है, टूर खत्म हो गया, 2 दिन खत्म हो गया, तब छुट्टी है। जस्टिस एजाज यूसुफ ने रिपोर्ट दे दी, जस्टिस साहब ने रिपोर्ट दे दी, फिर उन्होंने रिपोर्ट दे दी। तो मैंने कहा छुट्टी है, अब जाने दे मुझे, मैं छुट्टी में आ जाऊंगा एयरपोर्ट पे जैसा भी करके। तो मैं होटल आया, वो सामान पैक किया, साथ गया, और
वो बस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। वो स्टार्ट ऑफ द माय करियर वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान टीम के भी सीनियर लड़के सारे परेशान हो गए, अल्लाह रहम करे, कौन आ रहा है। लेकिन मेरा डेब्यू जो है वो भी 4 साल लेट हुआ। हमें 97 में हुआ आपका? 97 एंड में हुआ जी। हाँ। जहां पे 94 में मुझे और मोहम्मद जाहिद को खेलना चाहिए था, हम जाके 97 प्रॉपरली 98 में खेले। वो नवंबर था 97, वो एटलीस्ट एंड खत्म हो रहा था। तो 4 से 5 साल मैंने रनों पे बॉलिंग कर दी। मैंने एक सीजन में 450 ओवर किया हुआ है, आप निकालें स्टैट्स, 350 400 ओवर किया। गोडे उठे ही रह गए। वही यूटिलाइज करना था। इमरान भाई होते ना तो मुझे उठा के सीधा इंटरनेशनल में लेके जाते, 300 आउट कराते, बाकी के लिए 5-10 साल जो थे 100-150 आउट करता, ग्रेट फास्ट बॉलर बन जाता। वो गोडे खत्म हो गए वहां पे। वो 97 मेरे घुटने खत्म हो गए। उसके बाद में आपको याद है साउथ अफ्रीका डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि जी ये नहीं खेल सकता, आप इसके बाद आपकी मर्जी, आप क्या करना। वो टीके लगा 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 लगा, तो इस तरह तो मैंने जिंदगी गुजारी है। सही। लेकिन आपने एक दफा एक स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, अगर मुझे पता होता कि घुटनों की इतनी जिंदगी होती कि इतने घंटे, तो फिर बजाय इसके कि मैं इस तरह जाया करता, मैं उसे बचा के रखता ताकि फिर आइंदा के लिए मेरा फायदा होता। देखिए मिर्जा भाई, प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, नहीं पता रोड पे नहीं भागना, नहीं पता कि रोडों पे 350 ओवर 150 की स्पीड पे कौन कराता है। LCCA पे, नेशनल स्टेडियम पे कौन करेगा। आज का तो लड़के ऐसे हैं कि बहुत थक गए हैं। मिकी आर्थर ने बयान दिया कि बहुत फटीग हो गए हमारे लड़के। मैं कितने ओवर किए, 100 ओवर भी नहीं किया उस सीजन में। और कमाल हो गई यार, वो भी 135 में। सही। तो अवेयरनेस नहीं थी, घुटने टूट गए 97 में। 4 साल में, वो 2 साल में याद है कि बहुत ज्यादा लंबी बॉलिंग कर दी मैंने। सुबह बॉलिंग शुरू करता था, लंच टाइम करता था, एक स्पेल। फिर ये जितने मेरे आपके जो मेरे साथ खेले उनसे पूछ लीजिएगा। और स्पाइक्स पहनकर बॉलिंग, स्पाइक्स पहन के वही रनों पे, रेत पे भाग 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 भाग। बाय द टाइम मैं जब पहुंचा तो मेरे घुटनों में जो कॉटलेज खत्म हो गया था। 97 में पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा यार शुएब तेरे घुटने जुड़ गए आपस में, अब जितना इन पे जोर मारेगा ये टूट के टेढ़े होंगे और तुझे तकलीफ होगी एवरी टाइम यू बॉल। फिर वही बात हुई। फिर उसके बीच में वो नीडल लगाता था, फिर उस पर से खून निकालते थे हर रोज। टेस्ट मैच में पहले 7 साल हर रोज मेरे घुटनों से, दोनों घुटनों से खून निकालते थे, फ्लूइड निकालते थे। और बगैर बताए मैं सुबह मैं और डैन किजल जाते थे हॉस्पिटल, हम फिर टेस्ट मैच के लिए आते थे। और लोगों को ये लगता था ये रात को गायब हुआ हुआ। ओ भाई गायब नहीं हुआ, मैं तो चल ही नहीं सकता, गायब कहाँ से होना है मैंने रात को। 97 में अपने ही शहर में शोएब अख्तर ने टेस्ट डेब्यू किया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। पहली इनिंग्स में 2 विकेटें ली, वसीम अकरम कप्तान थे। शोएब अख्तर खुद ये कह रहा है कि मैं 4 साल पहले डेब्यू कर सकता था। उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? पाकिस्तान की सब्ज कैप सजाना, एक लड़का जो बड़ी जिद्दोजहद के बाद इस मकाम तक पहुंचा, फीलिंग्स क्या थी उस वक्त? मेरा ये था कि मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ पे। मेरा ये था कि ये जगह ही मेरी है, ये स्टेडियम, ये क्राउड और अवाम और पाकिस्तानी मेरा है। वो वैसे भी है, लेकिन इसको एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है इसमें। तो मेरा रनअप भी ऐसा होता था, बाल भी ऐसे थे, आज भी है माशाल्लाह, काफी को उतर गए हैं। तो लेकिन मेरा भागना, दौड़ना, जोर लगाना, वो सिर्फ पीपल ऑफ पाकिस्तान था, पीपल हु लव दैट गेम। मुझे आई न्यू राइट फ्रॉम द डे 197, मुझे पता था कि मैं ग्रेट फास्ट बॉलर नहीं बन सकूंगा और मेरे पास सिर्फ ये 2 से 3 साल है। तो इसलिए मैंने वर्ल्ड कप में तेज बॉलिंग की और मुझे पता था कि ये बिग स्टेज है, यहाँ पे तेज बॉलिंग करके स्टार बन जाओ। क्योंकि जो मुझे अपने हालात पता थे ना, हड्डियाँ टूट रही थी बीच में से, क्रच क्रच टूट, इधर से यहाँ से स्वेल हो जाता, यहाँ स्वेल हो जाता, पीछे मोरों में पानी पड़ जाता, फिर घुटनों में पानी पड़ जाता। अब इंसान है ना, कितना मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं खा गोलियां। मेरे मैदे का ऑपरेशन हुआ अभी, तो उसने कहा यार तुम्हारे मैदे के अंदर ना इतनी बड़ी बड़ी लाइनें हैं। मैं किस चीज की? कहता ब्लिस्टर है। तो तूने कितनी दवाई खाई है? मैंने कहा दर्द बहुत थे, मैं क्या करता। सही। तो जब मैं खेला पाकिस्तान तो फिर मैंने दर्द दूर नहीं देखा, फिर मैंने पाकिस्तान देखा। क्योंकि मुझे पता है मिर्जा भाई कि इस मुल्क से वफादारी ना की तो फिर मैं बचूंगा नहीं। बचा कोई भी नहीं जो इस मुल्क के साथ वफादारी नहीं की। शोएब अख्तर से तो हमारी गुफ्तगू जारी है, लेकिन अब आते हैं, पहले तो उनके कैरियर इधर उधर की बात है, अब असल बिजनेस की तरफ आते हैं कि इस अदालत में शोएब अख्तर पर जो लोग कहते हैं इल्जामात क्या हैं, उन इल्जामात के हवाले से आते हैं। जज साहब हमारे यहाँ बैठे हैं। शोएब अख्तर पर पहला इल्जाम क्या है, आइए देखते हैं।
शोएब अख्तर पर इल्जाम है कि ये क्रिकेट करियर में बहुत ज्यादा एडवेंचरस रहे। बड़ा एडवेंचरस कैरियर शोएब अख्तर ने गुजारा 1997 से 2011 तक। जब आया जब भी और जब गया जब भी, इतने सारे तनाज़ात, इतनी सारी चीजें कैसे लेके चला शोएब अख्तर? कभी एक वक्त आया कि हैंड्स अप कर दियो कि यार अब इनके आगे मैं सरेंडर कर देता हूं, अब मैं फाइट नहीं कर सकता? बट यू आर अ फाइटर, यू वर अ फाइटर, तो आपने फाइट किया। मुझे ये बताया कि दुनिया के पाकिस्तान के चल निकाल लें 4 फेमस आदमी, 5 फेमस आदमी निकाल लें जो कंट्रोवर्शियल ना हो। सही, कोई भी नहीं होगा, सारे के सारे कंट्रोवर्शियल। क्यों किया? मिर्जा भाई यही शिकायत रहती है मुझे अपने सिस्टम से कि यार हम ब्रांड क्यों नहीं बनाते? टैलेंटेड बंदा सब कुछ नहीं हो सकता, एक तेज बॉलिंग करने वाला सब कुछ नहीं हो सकता। बेस्ट मार्केटर भी हो, बेस्ट फिलोसफर भी हो, बेस्ट स्ट्रिंग भी हो, बेस्ट ये भी हो, बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर भी हो, बेस्ट गाड़ी लेने वाला। ओ भाई एक बंदा सब कुछ नहीं हो सकता, उसको बनाने के लिए सिस्टम चाहिए होते। वो सिस्टम उसको बनाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, उसको ब्रांड बनाते हैं, ब्रांड से फिर पैसा कमाया जाता है, इंडस्ट्रीज चलती हैं। हमारा आज तक हीरो क्यों नहीं बना? क्यों? यही वजह है कि हम उसको बनने नहीं देते, और इसलिए बनने नहीं देते कि मीडियोकर जमाना था। मीडियोकर लोगों ने कहा कि टैलेंटेड बंदे को हमने बनने नहीं देना, क्योंकि आज देखें 180 साल की हिस्ट्री में एक ही फास्टेस्ट बॉलर है, वो मैं हूं। दुनिया जिससे डर रही है वो अपने लोगों से डर रहा है, माफ कर दो या मुझे खेलने दो, वो मुझसे काम लो यार, लेकिन मुझे बदले लेना शुरू कर दिए। वो तो खैर हमारे हर किसी प्लेयर के साथ ही ऐसा हुआ, मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन पड़ोसी मुल्कों में जाओ, हिंदुस्तान में जाओ या कहीं और जाओ, वो ब्रांड देखते हैं यार किसके पास ये टैलेंट, सर्टेन टैलेंट है। वो आपको, अब मेरे जो पड़ोसी दोस्त के जो इवन बांग्लादेश के और जो कम पैसों वाले जिनके पास मुल्क है, उनके पास भी 25 से 30 लोग होता है उनको लुक आफ्टर करने के लिए। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो वापसी तो गोश्त भी आप ही लेके जा रहे हैं। लो जी 2 किलो गोश्त ले आना, टेस्ट मैच जिताया है तो कहते 2 किलो गोश्त ले आओ, 2 किलो गोश्त लेके आ रहे हैं। मैं कहा सर अभी 5 आउट करके आ, क्या सर कोई बात नहीं, गोश्त भी लेके आए, आंडी बनानी। तो ये बड़ा ड्रॉबैक है हमारा कि हमारे यहाँ वो सर्टेन हेल्प नहीं है, और फिर बड़ा इजी टू फिंगर उठाना। सही, ये बड़ा आसान है हमारे, बड़ा मुश्किल है मेरे कल्चर में। ब्रांड नहीं बनाते, ब्रांड बनाओ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड पाकिस्तान इटसेल्फ है, वो ब्रांड नहीं बन सका। सही, वो मीठा सेब ऐसे खा नहीं सके हम। ओ भाई इस मुल्क में क्या कमी है जिसको ब्रांड नहीं बना सके? क्या वजह है? हमारे मुल्क के लोग, हम क्यों नहीं बन सके? येट अगेन सिस्टम यार, इतने हमारे पास वेरियस टैलेंट आया है, वो टैलेंट की कमी है हमारे। ऐसा टैलेंट दुनिया में कहीं देखा? कोई नहीं है। उससे हम पैसा नहीं कमा सके, उसको हम लार्जर देन लाइफ नहीं कर सके, उसको सिंबॉलिक नहीं कर सके यार कि सिंबल है हमारे मुल्क के। पड़ोसी मुल्क में जाओ, गिन के 5 या 6 स्टार मिलेंगे आपको, तो 30 साल से चल रहे हैं, इतने ही है, 10 नहीं गिन सकते आप। मेरे खाली कराची में और पंजाब में मैं आपको 100 स्टार निकाल के दे सकता हूं, जिन्होंने हिस्ट्री को, पन्नों को चेंज किया हुआ, लेकिन उससे पैसा नहीं बना सके हम। तो ये हमें सीखना पड़ेगा कि ब्रांडिंग कैसे करनी है अपने मुल्क की, अपनी लोगों की। हीरो कैसे बनाए जाते हैं, हीरो को ऊपर कैसे रखा जाता है। भारत बहुत सारी बातें कर रहे हैं शोएब अख्तर से, इनके करियर के हवाले से, और अब चलते हैं शोएब अख्तर पर अगले इल्जाम की जानिब कि इन पर अगला इल्जाम क्या है। शोएब अख्तर पर इल्जाम है कि इनके साथी खिलाड़ियों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, कुछ टीम मेंबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, ये क्या इल्जाम लगा है? ये लोग कहते हैं शोएब। लोग कहते हैं? हाँ, लोग कहते हैं। बहुत सारी, मैं आपको एग्जांपल, मैं तो आई हैव बीन कवरिंग योर कैरियर सिंस योर डेब्यू, लेकिन लोग कहते हैं कि टीम मेंबर्स के साथ शोएब के, या तो शोएब मुंहफट था, सच को सच कहने की जुर्रत रखता था, या फिर ये कि लड़के जो थे वो शोएब अख्तर से खुश नहीं थे। कोई एक भी कह दे कि शोएब दिल का बुरा आदमी है या इस टाइम नुकसान पहुंचाया है, कोई एक भी कह दे 15 से 20 साल में, एक भी नहीं मिलेगा आपको। और आज मिलते हैं, कहते हैं यार शेबी यार हमने, यार मैंने कहा क्या वजह क्या थी? कहते यार हजम नहीं होता था हमसे। मैंने क्यों? कहते फेम नहीं हजम होती थी यार, तो हो जाता था, हम फिर
निकाल बाहर तो कर नहीं सकते आपको, लेकिन तो रेपुटेशन तो खराब कर सकते हो तुम्हें। तो मैंने कभी यार टीम से निकालने की कोशिश, कभी कप्तान से मिल के, कभी ऐसे, कभी तुम्हें तंग किया। कहता कभी नहीं तंग किया। तो मैंने कहा तब क्यों नहीं समझे? कहता सर यार इतना यार शेबी हमसे हजम नहीं होता था बस। देखिए टीम के साथ मेरा कभी भी बुरा रिलेशनशिप था। मैं सिर्फ एक दफ़ा लड़ा हूँ 15 साल में, एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा आसिफ को बल्ला मारा था 2007 के वर्ल्ड टी20, बस एक दफ़ा। वो भी मुझसे पंगा लोगे बॉलिंग के बाद, वो तकलीफ तो करूंगा मैं फिर, तो 20 मिनट लगता है मुझे नॉर्मलाइज होने में। इतनी बॉलिंग करने के बाद 20 मिनट लगते हैं नॉर्मलाइज होने में। तो उसने थोड़ी उल्टी सीधी बात की तो मैं चला दी 1-2 बल्ले। तो फिर उसका आपको खमियाजा भी भुगतना पड़ा। सर जो गलती की तो खमियाजा तो भुगतना है ना। अब मैं ये नहीं कि गलती भी करूं और उसका खमियाजा भी रिग्रेट तो नहीं है कोई? नहीं जी, क्या रिग्रेट होनी है। मैंने जितनी क्रिकेट खेली ना, बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली, बड़ी दिलेरी के साथ खेली, दरअल्ले के साथ खेली। सही। मैंने नहीं परवाह की कि कौन क्या सोचता है, क्या कहता है। मेरे सामने पाकिस्तान था और मेरे सामने अपनी बॉलिंग थी और मैंने उसके मजा लिया, अपनी मर्जी से क्रिकेट खेला और मेरी नीयत हमेशा साफ थी और मुझे किसी को हर्ट नहीं करना था, अपार्ट फ्रॉम द बैट्समैन। मुझे किसी को हर्ट नहीं करना था और मैं दरअल्ले से क्रिकेट खेला। मैंने बदमाशी क्रिकेट खेला हो ना, पाकिस्तान में इतनी बदमाशी से वो क्रिकेट नहीं खेला। कप्तान मेरे खिलाफ, 2-3 लड़के मेरे खिलाफ, इसको टीम से बाहर निकालें सर, इसको टीम नहीं निकाल सकते ना यार। मैं मैच विनिंग बॉलर हूँ, तो मैं खेलता रहा, वो खुद बाहर होते रहे, उनके अंजाम बुरे होते रहे। मैंने अपने मर्जी से आया, रिटायरमेंट पकड़ी, रिटायरमेंट थी, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा यार 2-3 साल खेल सकता है, मेरे टीममेट कह रहे थे। मैं कहा नहीं बस इट्स इनफ। अब मुझे लगता है क्रिकेट में चाम खत्म हो गया मेरा, अब छोड़। इवन ब्रेट ली से जब आपकी बात हुई 2011 के वर्ल्ड कप में, आपने रिटायरमेंट का ऐलान किया, पाली केले में आप आखिरी मैच खेले अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो ब्रेट ली भी हैरान हुआ कि इतनी जल्दी तू क्यों जा रहा है, और उसने कहा कि आई एम ऑल्सो कमिंग सून। हाँ मेरे साथ बैठा हुआ है, तो कहता यार छोड़ के दियो। मैं कहा तकलीफ कितनी है तुम्हें? कहता बहुत है यार, मेरे जिस्म में तकलीफ भी है और ये भी तकलीफ है कि तू चला गया, मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो मैंने कहा यार तू फिर भी लकी है कि तेरा जिस्म अच्छा था, तो बॉडी वाइज तगड़ा था मुझसे, तो तेरी बॉडी सस्टेन कर गई, तो तेरा गिटा गुटा टूट गया अभी भी। तो कहता है यार बस मैं भी साल के अंदर अंदर तेरे पीछे पीछे हूँ। तो वो साल के बाद वो भी रिटायरमेंट दे चुका था। लेकिन मेरा था कि मेरा दिल उठ गया था बस। मैंने कहा बॉलिंग अभी भी तेज कर रहा था, खेल सकता था पैसों के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं यार बस दैट्स इनफ, खत्म हो गया, लाड ही खत्म हो गया, अब छोड़ो। शोएब अख्तर पर चलते हैं अगले इल्जाम की तरफ के, इन पर अगला इल्जाम क्या है? शोएब अख्तर पर इल्जाम है कि ये 2011 में वर्ल्ड कप का अहम तरीन सेमीफाइनल नहीं खेले। लेकिन आप 2011 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना चाहते थे अगेंस्ट इंडिया एट मोहाली, और फिर कोई ऐसी बात नहीं बनी। इंतखाब आलम थे उस वक्त, शाहिद आफरीदी कप्तान, शायद खिलाना चाह रहा था, टीममेट भी खिलाना चाह रहे थे, विक्की भाई और अंती भाई का मेरा ख्याल मसला था। कहता जी उन्होंने कहा 70% फिट होता तो हम खिलाते, फिट नहीं था। हकीकत में अगर शोएब अख्तर उस सेमीफाइनल में अगर 70-75% भी होते तो मैं उसको चांस ले लेता। 70% फिट हो, वो क्या थर्मामीटर लेके बैठे हुए थे? 70% फिटनेस कैसे गेज कर सकते हो? 70-60% क्या होती? मैं तो पैदा ही यार फिट हुआ था। तो मुझे तो वैसे ही अपना शुरू से तकलीफ थी, उन्होंने नहीं खिलाना था, उन्होंने नहीं खिलाया और उन्होंने ज्यादती की, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। मैंने उन्हें कहा भी तो तुम लोग पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हो। मैंने कहा भी कि अफरीदी ये 10 ओवर का मैच है, पहले वो मरे पड़े हुए हैं हिंदुस्तानी, कि इनको मैंने ड्रा तो छोड़ना हो, तुम्हें मार दूंगा जान से। तो वो पहले ही घबराए हुए थे, तो उन पर प्रेशर ही पड़ा है, उनके ऊपर एंडोर्समेंट का प्रेशर, उनके ऊपर अवाम का प्रेशर, ऊपर से मोहाली में मैच, पाकिस्तान से सेमीफाइनल। तो मैंने सचिन या सहवाग को आउट करना था, वो तो अल्लाह बेहतर जानता, तो उन पर प्रेशर पड़ जाता। तो ये मेरा आइडिया था कि पहले 10 से 15 ओवर का मैच है, तो पहले इनको दबोच लिया जाए और फिर उसके बाद हमला फिर दोबारा हमला किया जाए। तो इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन से घबरा गया। तो वकार यूनुस हर एक के साथ ऐसा क्यों होता है? शोएब अख्तर, बहुत सारी मिसालें हैं मैं जिनके अगर नाम लेना चाहूँ, क्या वजह? वो तो आपके साथ खेले थे, और बल्कि कहीं ये तो नहीं कि 99 के वर्ल्ड कप में शोएब इतना तेज था, शोएब खेलता था, वकार बाहर बैठता था, कहीं ये राइवलरी होती है? ग्रेट फास्ट बॉलर गुजरे हैं विकी भाई, कोई शक नहीं। और इज ही अ गुड कोच? आई हैव माय रिजर्वेशन, और मैं ओपनली कहता हूँ उनके बारे में, और मैं हमेशा कहता हूँ कि वो बहुत ही बड़े फास्ट बॉलर थे, लेकिन उनका फोटे नहीं है कोचिंग।
उनसे शायद उनको समझ नहीं आई, या उनको मैनेजमेंट का नहीं पता चला, या उनको नहीं पता चला। मेरे साथ ज़्यादा कर नहीं सके क्योंकि मैंने 2011 में वैसे ही ऑन द वे आउट था, सही। तो मैंने वैसे ही छोड़ना था। देखिए बाकी लड़कों को बड़ी तकलीफ रही उनके साथ, तो मैं इस बॉक्स में सबने आके गिला किया है, जो उनके। अच्छा, मुझे उनसे गिला नहीं है। हाँ। मुझे ये था कि वो जीत सकते थे, मुझे तकलीफ ये थी कि वो जीत सकते थे। 2011 का मैंने उनसे कहा भी है कि ये तश्तरी में रख के लेके आ रहे हैं वर्ल्ड कप, ये पकड़ लो, मुझे खिला दो, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो ड्रावा है मेरा, वो काम आ जाएगा आपके। ऐसा उन्होंने नहीं नहीं सुना, तो मैंने कहा ये आप मुल्क के साथ ज्यादती करोगे, मेरे साथ नहीं। सही। तो मैं तो वैसे ही छोड़ चुका हूँ क्रिकेट। मेरे आखिरी 2 मैच हैं, ये मैं तन मन धर्म लगा दूंगा, सारा कुछ लगा दूंगा, और जितने 6-7 टीके लगाने पड़े मुझे और तो मैं लगा दूंगा। ये 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए। लेकिन आप इतना तेज दौड़कर आते थे, रॉस टेलर का अगर कैच गिरा दे कामरान अकमल और रॉस टेलर 100 कर जाए वर्ल्ड कप में, तो कितना डिसअपॉइंटेड होता है, कितना नहीं, कामी अभी मेरे साथ कोई 3-4 दिन पहले इस्लामाबाद में था, और मैं कहा कामी तूने मेरा आखिरी मैच करवा दिया। हाँ। और मैंने कहा तू सोच क्या रहा था पीछे? कहता पायन समझ ही नहीं आ रही थी, बॉल इतना सीम हो रहा था, पता ही नहीं लग रहा था। मैं क्या, मुझे पता था मेरा हर मैच में आखिरी मैच समझ खेलता था। जज साहब, आप कोई सवाल करना चाहें? आपने तो पूरा कैरियर कवर किया शोएब का। मैं शोएब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप का कोई रोल मॉडल, या आप किससे इंस्पायर होकर फास्ट बॉलर बने हैं? मुझे जी बड़ा सिंपली इमरान भाई है, बड़ा सिंपली। मुझे उनकी दिलेरी बड़ी पसंद आती थी। मुझे ये लगता था कि हमेशा कि मुश्किल वक्त में बॉलिंग करनी चाहिए आपको, और मुश्किल वक्त में डरना नहीं चाहिए आपको। हाँ, बचपन में अगर मैं बॉलिंग, जब मैं 19-20 साल का 21 साल का होऊंगा, सम टाइम सिचुएशन की समझ नहीं आती होगी तो मैं चेंज हो जाएगा था, लेकिन मुझे उनका ये लगता था कि वो हर सिचुएशन में आगे प्रेशर को फेस करने की ताकत रखते हैं। तो मुझे बड़ा इंस्पायर करता था कि यार मुश्किल वक्त में खड़े हो जाओ और लड़ना सीखो। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, और उनकी बड़ी मेहरबानी थी कि काफ़ी मेरे साथ करियर में जुड़े रहे, साथ बैक करते रहे। लेकिन अगर यही शोएब अख्तर इमरान खान को दे देते ना, फिर आप देखते, एक तो 4 साल पहले खेलता, और कमाल मैंने तबाही उतारनी थी दुनिया की। क्योंकि जैसा प्रॉब्लम ये है कि हमारा पाथवेज क्लियर नहीं होते। आपको किसी ने नहीं बताया, आप खुद ही चलते रहे? अच्छा, मैंने जितनी चीज़ें दुनिया में जो करनी सीखी हैं वो सब देख के सीखी। ड्राइविंग मैंने देख के सीखी, इंग्लिश मैंने सुन के सीखी, बॉलिंग मैंने देख के सीखी, रिवर्स मैंने देख के सीखी। दुनिया का कोई भी काम कर लें, टीवी मैंने देख के सीखा। आयरलैंड में सर मैंने एक्सेंट पिक कर लिया उनका, फिर मैंने आगे पाकिस्तान बोला, पाकिस्तान टीम के लड़के परेशान हो गए। लीग खेल लेते हम वहाँ? हाँ, लीग खेल रहे थे, और आज तक याद रखा हुआ उन्होंने मुझे, आज तक, मेरी हरकतों की वजह से भी और मेरी बॉलिंग की वजह से भी। वहां पर उसमें एक वाकया भी तो था कि आपसे कोई पूछ रहा था तो उस वक्त आपको इंग्लिश नहीं आती थी, आप हर चीज का जवाब गुड गुड करके दे रहे थे। हाँ हाँ, एक खातून ने पूछा, वो कहती है आपने गोविंदा जैसे कपड़े पहने हुए थे, सफेद कपड़े, येलो शर्ट। स्टैंड आउट करने का तो शौक शुरू से था ना जी। हाँ। अब लियो हूँ, अच्छा, तो स्टैंड आउट करने का शौक तो होगा। हाँ। तो मुझे वो she asked me a couple of questions. How you been? Where have you been? मैं good. What's your name? मैं good. Your name is good? मैं yes, very good. शोएब अख्तर पर चलते हैं अगले इल्जाम की तरफ के। इन पर अगला इल्जाम क्या है? शोएब अख्तर पर इल्जाम है कि इनको डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर अक्सर मुअत्तली और जुर्माने का सामना रहा। शोएब, करियर में बैन्स भी लगे आप पर, हैवी फाइन्स भी हुए। शोएब अख्तर लड़ता रहा, मैदान में बैट्समैनों से लड़ता रहा, मैदान के बाहर इन चीजों से लड़ता रहा। ये इल्जाम है। ये भी स्टार्ट हुआ था मेरे ख्याल 2007 में, जब हमारा कोई अजीब सा चेयरमैन आ गया था। तो मैंने पहले कहा ना, देखिए मैंने उस चेयरमैन से ये कहा था, मैं कहा आप मुझ पर बैन तो लगा रहे हैं, आपका नाम किसी ने याद नहीं रखना आज से साल बाद भी। मेरा नाम तारीख के पन्नों में लिखा गया है, उसको आप मिटा नहीं सकोगे। तो आप स्टार नहीं हो, तो अल्लाह ने जो हमें चीज दे दी है वो आप हमसे छीन नहीं सकते हो। यहाँ पे करोड़पति लोग घूम रहा है, करोड़पति घूम रहा है, उसके पास अल्लाह वो नाम नहीं है। वो अल्लाह जिसको अल्लाह देता है वो देता है। तो मैं कह जी अपनी साड़ मत निकाले मेरे साथ, और आपने बैन लगाना लगा लें, आप अपना मसल फ्लेक्स कर ले, मैं अपने कर लूंगा। उन्होंने कहा मैं तुम्हें देख लूंगा। शोएब अख्तर पर चलते हैं अगले इल्जाम की तरफ के। इन पर अगला इल्जाम क्या है? शोएब अख्तर पर इल्जाम है कि ये सियासी दबाव पर टीम में शामिल रहे।
जरदारी साहब ने मेरी मदद की। बड़ी क्लियर इंडिकेशन थी प्रेसिडेंट जरदारी की तरफ कि हमारा पार्टी मैटर है, कि शोएब ने खेलना है और उसको खेलना चाहिए। तो इम्पीचमेंट चल रही थी मुशर्रफ साहब की, तो मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूं। मैं उनसे मिला, जरदारी साहब से मिला, मैंने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया मैंने उनका। और वो कहते हैं यार नहीं तो मेरा बेटा है और बेटों पे कोई एहसान नहीं होता। मैं कहा नहीं सर, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती थी। कहता है इस बड़े खुश हुए, कहता है एटलीस्ट यू रिमेंबर दैट। तो मैं कहा जी मैं भूलने वाला मैं हूँ नहीं। तो फिर कहते हैं कि आर यू विद अस और अगेंस्ट अस, तो आदर यू स्पोर्ट्समैन और यू आर अ पॉलिटिशियन। मैं कहा जी नाइदर आई एम एनीथिंग राइट नाउ, ना मैं स्पोर्ट्समैन ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस दे दें। आगे पॉलिटिक्स में आना हुआ मैं 2-3 साल बाद सोचूंगा। फिर इरादा हुआ है कोई पॉलिटिक्स में आने का? नहीं, मुझे देखिए, मुझे इमरान भाई भी बहुत अच्छे लगते हैं, मियाँ साहब भी अच्छे लगते हैं, रज़ाई साहब भी अच्छे लगते हैं, उनका एहसान है मुझ पर। मौलाना फजल रहमान से लेके सारे तक, ये मेरे मुल्क के पॉलिटिशियन है ना, इनकी अपनी एक स्ट्रगल है। अब आप पोलिटिकल करेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा, आप दुनिया सोचे कि शायद शोएब अख्तर पोलिटिकल करेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूँ कि इंसानों की स्ट्रगल पे फोकस किया जाए और उनको ड्यू क्रेडिट दिया जाए। हाँ, वो पूरे इंसान तो पूरा का पूरा इंसान तो फॉल्ट के बगैर नहीं हो सकता ना, सही। तो उनमें सर्टेन फॉल्ट्स होंगे, दैट्स फाइन, लेकिन सर्टेन क्वालिटीज हैं जो मैं उनमें देखता हूं। अब थोड़ी सी बात करते हैं आप एस्टेब्लिशमेंट, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट थी उसके साथ बनी नहीं सिवाय तौकीर जिया के। क्या वजह क्या है? शोएब अख्तर ब्लंट था या कोई और रीजन है इसकी, या अपने आप को स्टार समझता? मेरी वजह एस्टेब्लिशमेंट से बनती है। अच्छा कौन सी वाली एस्टेब्लिशमेंट? दोनों से, क्योंकि जौनत तौकीर जिया साहब भी तो फौजी थे ना, हाँ। तो मेरी उनके साथ बन गई। हाँ। मैं देखिए हमेशा कहता हूं कि मैं आधा आर्मी वाला हूं बीच में से, और ये बात फैक्ट है। और मैं डेमोक्रेट सेटअप को भी बहुत सख्त सपोर्ट करता हूं, जमहूरियत के भी मैं हक में हूं, बड़ा सख्त किस्म के हक में। और मैं ये इसके हक में नहीं कि इंस्टीट्यूशन को खराब किया जाए, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, मीडिया का, फौज का, डेमोक्रेट सेटअप का इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, उसको खराब नहीं होने देना चाहिए, सही, एट एनी कॉस्ट। लेकिन हाँ, बैलेंस आउट करके किसी दूसरों को उसको कंक्लूजन की पॉलिटिक्स में आ जाए, कंक्लूजन डिसीजन ले लें, सही, सेपरेट पावर। आप समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो सेपरेट पावर हो लेकिन कंक्लूजन के साथ हो। और मेरा जो कंक्लूजन था जनरल साहब के साथ वो ये था कि सर मुझे लड़के खेलना है, और उनको बड़ा पसंद था कि शोएब दिलेरी के साथ खेलता है और दिलेरी के साथ मैच जिताता है। मैं कहा सर इसमें मैं अनफिट भी होऊंगा, मैच भी जिताऊंगा। और उनके होते हुए हम सीरीज जीते, हमने न्यूजीलैंड में जीते, फिर हम घर पे जीते, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीते। तो उनका ये था कि शोएब मैच विनर है और ये मैच जिता के देगा, तो मैंने मैच जिता के दिए। और उन्होंने मुझे सपोर्ट इसलिए किया कि उनको लगा कि उसके बड़े उसके साथ ठीक नहीं है। जनरल साहब कभी आपकी मुलाकात होगी तो बताएंगे आपको, तो वो हमेशा ओपनली कहते थे कि इसके बड़े इसके साथ सही सलूक नहीं करते, दे आर जेलस विद हिम। तो ये बात सच है, ये बात सच है कि मेरे साथ जो भी हुआ वो आउट ऑफ शेयर जेलसी के साथ हुआ। तो बट इट्स फाइन, मुझे कभी भी जेलसी नहीं हुई, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को उस तरह देखा नहीं दूसरों की तरह, तो मैं इसको सपोर्ट करूंगा। लेकिन मैंने भी बड़ी बदमाशी के साथ क्रिकेट खेली, फिर मैंने भी आओ ना ताओ देखा, मैंने भी खेली सीधी। मुझे ट्रेनर चाहिए, मैं अपना ट्रेनर साथ लेके जाता था। मुझे गाड़ी में जाना, मुझे गाड़ी में जाना है भाई। अगर प्रैक्टिस मैच में 6 प्लेयर और गाड़ियों में आ रहे हैं तो शोएब अख्तर अगर गाड़ी में आ गया तो क्या फर्क पड़ा? सही। अगर मैं गाड़ी में आ गया तो मेरी खबर बन गई कि जी शोएब गाड़ी में है। ओ भाई तुम भी तो गाड़ी में आ रहे हैं, वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान टीम में कप्तान गाड़ी में आ रहा है, तो शोएब अख्तर चला गया तो क्या बड़ी बात हुई? तो रूल सबके लिए रखो ना। लेकिन फिर आपने इन चीजों की परवाह नहीं की? नहीं जी, तौबा करें, आज भी नहीं करता। अच्छा, और जो चेयरमैन आए और जो चेयरमैन आए, दीगर चेयरमैन, डॉक्टर नसीम अशरफ, शहरयार खान और मुझे मैं एजाज भट्ट, मुझे ऑनेस्टली खुदाई कसम, मैं सच्ची बात था, मुझे पहले जब मैं चेयरमैन लगता था मुझे 6-7 महीने उनका नाम भी याद नहीं होता था सही तरह कि चेयरमैन कौन आया है। और आई एम सॉरी टू से दिस, एवरेज लोगों को लगाया, एवरेज डिसीजन हुए, एवरेज रिजल्ट्स आए। यार आप क्यों नहीं फोकस करके अच्छे बंदे को लगा दो? सही। क्यों नहीं आके बेहतर हुक्मरान लगा सकते हो यार? ये इतनी भी कैपेसिटी नहीं है आप में, हुकूमती लेवल से लेके नीचे तक।
इतना मीडियोकर आदमी आया है, इतना मीडियोकर आया, तो मैं सोचने मजबूर हो जाता हूँ यार कि क्या ये मीडियोकर्स का ही जमाना है? ये जमाना ही मीडियोकर्स का है। तो मेरे ख्याल में इसलिए थ्राइव कर रहे हैं। क्यों नहीं हम समझ पाते हैं कि बड़े बंदे को लगा देंगे, बड़ा डिसीजन करेगा, हमें तरक्की की तरफ ले जाएगा। क्यों हम दलेर बंदे को ऊपर नहीं ला सकते कि यार कि पाकिस्तान क्रिकेट को मैं जितना ओपनली बात करता हूं वो इसलिए करता हूं यार कि मुझे पता है कि लोग समझ सकते हैं इस चीज को कि ये बात ठीक कर रहा हूं, मैं दिल से बात करता हूं। हिपोक्रेट नहीं है आप? नहीं हो नहीं सकता ना जी। अब क्या हिपोक्रेट करके, जो हिपोक्रेट थे उनका अंजाम क्या हुआ? उनकी कप्तानियां कैसे गई, उनके करियर कैसे खत्म हुए? आज खुदाई के साथ मुझे बताएं, कोई नाम भी याद नहीं उनके किसी के, जो अभी रिसेंटली रिटायर है उनका नाम भी नहीं याद। तो ऐसी क्रिकेट खेलने का फायदा क्या भाई? क्रिकेट ऐसे खेलो ना कि याद रह जाओ। सही। काम ऐसा करो कि याद रह जाओ। ये क्या 5-10 हजार रन कर लिया फिर भी नाम कोई नहीं। रिटायर हुए तीसरे दिन बंदे भूल गए। मुझे आज रिटायर हुआ 8 साल हो गए, लेकिन लोगों को याद है। मैंने शेन वॉर्न से पूछा था, मैंने कहा यार व्हाट हैव यू learned over the period of time when you played? I mean, you played about 18 years of your life for Australia. So what have you learned? He says, Shoaib, let me tell you that it's not how many wickets have you taken. I have taken about 1,000 wickets in a national arena on the international circuit. But you've taken half of the wickets. But you're carrying more name than I do. The reason why, the way you played the game, Shoaib, you have terrorized me. You terrorized my teammates. You have terrorized the world around you. The way you played, the people still remember you. And look at, we're standing in New York and people are chanting for you. Even the Hindustani is chanting for you. सही। So, हिंदुस्तान में जब भी जाता हूं मैं कहते हैं सर हमें आपसे बड़ा डर लगता है। आज भी डर लगता है कि आप बात भी करते हो, हमें डर लग जाता है कि आप कुछ कह ना दे हमें। So it's the way you play the game. सही। और आप बच के भेड़ों की तरह, गीदड़ों की तरह जिंदगी गुजारोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि दलेर बन के रोड पे खड़े हो जाओ। विजडम का नाम कुछ और है। सही। विजडम का नाम एट टाइम चुप कर जाना भी है, दलेर डिसीजन लेना भी है। तो मैं ये नहीं कहता कि ब्लंटली आप खड़े होकर लड़ छोड़ो दुनिया से, नहीं, लेकिन ये तो शीशा साफ रखो ना यार। एक दफा आप बाइक लेकर प्रिंसिपल के कमरे में भी घुस गए थे। वो कहते हैं तो नहीं कर सकता। मैं कहा नहीं ये ना कहो। तो प्रिंसिपल साहब बैठे हुए थे, तो मैं पूरा चक्कर लगा के अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, इन्वेस्टिगेटेड, थैंक यू सर।